चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉस्ट शीट के बारे में। इससे पहले हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में जब हमने बात करी थी, एट दैट टाइम आई आल्सो टोल्ड यू कि इस क्लासिफिकेशन में एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जो आगे जाके कॉस्ट शीट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। अगर कॉस्ट शीट को सिंपलर टर्म्स में हमने समझना है, लेमैन की टर्म्स में समझना है, तो जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है जहां से हमने एक प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट किया टिल द टाइम वो प्रोडक्ट जब तक हमने सेल नहीं किया वहां तक जो भी कॉस्ट है स्टार्टिंग से एंड तक की, वो सारी कॉस्ट को यूनिट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं एक शीट के ऊपर। उस शीट को हम कह देते हैं कॉस्ट। अब पहले इसके बारे में थ्योरेटिकली समझे, उससे पहले प्रैक्टिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। उसमें जो दो मेन खर्चे होते हैं प्रोडक्ट के, जिसको हम कहते हैं, एक तो उस प्रोडक्ट में मटेरियल लगा होता है प्लस उस प्रोडक्ट में लेबर होती है। तो जब हम इन दो खर्चों को ऐड कर लेते हैं तो हमारी जो पहली कॉस्ट है वो दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, जिसको हम फर्दर समझेंगे भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आ जाते हैं। उसके बाद कुछ फैक्ट्री में खर्चे हुए होते हैं, उन फैक्ट्री के खर्चों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट आ जाती है उस कॉस्ट को हम कहते हैं वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद फिर हमारे ऑफिस में कुछ खर्चे हुए होते हैं, तो जो ऑफिस में खर्चे जब हुए होते हैं वो वाले खर्चों को, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को जब हम ऐड कर देते हैं, उनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास कॉस्ट आती है उसको हम कह देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हमारे पास क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स का स्टॉक जो पड़ा होता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है, जिसको हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा था, वो कॉस्ट आती है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम सेलिंग के खर्चे, कैसे उसको सेल किया, शोरूम के एक्सपेंसेस डाल देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर दो, अगर लॉस है तो उसको माइनस कर दो। उसके बाद जो फिगर हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं सेल्स। तो ये एक पूरा साइकिल है, राइट फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टिल द सेलिंग ऑफ योर फिनिश प्रोडक्ट। ये जो पूरा साइकिल है, इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो जो कॉस्ट इनकर हुई है, उस कॉस्ट को जब हम सिस्टमैटिकली किसी शीट पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम कॉस्ट शीट का नाम देते हैं। अब अगर हमें सपोज ये क्वेश्चन थ्योरी में आ जाता है कि डिफाइन कॉस्ट शीट, तो हम इस कॉस्ट शीट को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि सबसे पहली जो बात कहेंगे दैट इज कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सर्टेनमेंट का मतलब कि हमने कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। कौन सी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है? ऑफ अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, अगर सर्विस है तो सर्विस की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो उस पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब जो कॉस्ट शीट है वो क्या होती है? इसको हम कॉस्ट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। और ये किस बेसिस पे डिटेल इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको शीट में रिप्रेजेंट कर देता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट इन सिंपल टर्म्स इट इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स अ डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन। अब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर वैसी स्लाइड ही कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में फंक्शनल फंक्शंस के हिसाब से कॉस्ट कैसे क्लासिफाई की जाती है, वो इन हेड्स पे की जाती है। सबसे पहले आ जाती है आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर आ जाती है आपकी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कह देते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कह देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कह देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कह देते हैं, ठीक है। अब हम ये फर्दर स्लाइड में ये देखेंगे कि इनको बाइफरगेट कर करके कौन सी कॉस्ट आती है। तो जब भी हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो मेनली चार तरह की कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। पहली जो कॉस्ट है उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। उसके बाद जो सेकंड कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड वन को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और चौथी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। अब कैसे एक पूरे प्रोडक्ट साइकिल में ये डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट बनती है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक प्रोडक्ट का जो मेन कंपोनेंट है वो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हमने पहले भी बात करी थी, दैट इज वन इज डायरेक्ट मटेरियल एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट लेबर। जब इन दोनों कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं तो जो टोटल हमारे पास कॉस्ट बनती है उस कॉस्ट को हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट।
अब इसके बाद कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री में इनकर हुए होते हैं, जब उन खर्चों को हम ऐड कर देते हैं तो उस जो कॉस्ट है उसका नाम हम लिख देते हैं, दैट इज वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। और उसमें उसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और उसमें अगर वर्क इन प्रोग्रेस का हमारे पास मटेरियल पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको एडजस्ट कर देते हैं तो हम कहते हैं दिस इज योर नेट वर्क कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद जब ऑफिस में जो खर्चे हुए हैं उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम फिनिश गुड्स को एडजस्ट कर देते हैं, कुछ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा फिनिश गुड्स का और फिर क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा साल के एंड में, जब इन दोनों फिगर्स को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा था। तो अब जब इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम जितने भी सेलिंग के खर्चे हैं, कैसे प्रोडक्ट को सेल किया, सेल्समैन की सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और डिफरेंट तरह के सेल से रिलेटेड खर्चे, जब उनको ऐड कर देते हैं तो जो हमारे पास फिगर आती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम सेल करने लगे हैं उसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो टोटल कॉस्ट है वो ये है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर तो हमारा प्रॉफिट हो गया तो हमारे पास उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो फिगर आएगी उसको हम कहेंगे सेल्स। अगर हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल से सेल कम होगी, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में हम लॉस की फिगर को माइनस कर देंगे और जो फिगर हमारे पास आएगी उस फिगर को हम कहेंगे कॉस्ट सेल्स। तो जब भी हमें कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट बनाते वक्त हमें अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें ये ध्यान रखना है, हमने ये चार डिफरेंट कॉस्ट को हाईलाइट करके आना है। आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है, आपको एग्जामिनर नीचे ये भी पूछ सकता है प्रॉफिट और लॉस बताओ जब सेल्स इतनी है, तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो फिगर है उसको कंपेयर कर लेना है हमारी सेल्स के साथ। अगर कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है सेल्स से इसका मतलब वी आर हैविंग लॉस, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है सेल्स से इसका मतलब जो डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट। अब हम आगे ये बात करेंगे कि प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं या सीओएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम कॉस्ट के बारे में। तो प्राइम कॉस्ट है क्या? प्राइम कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ थ्री थिंग्स। वो कौन कौन सी हैं? दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब भी हम इन तीनों वैल्यूज को टोटल कर देंगे तो जो कॉस्ट हमारे पास आएगी उस कॉस्ट को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो डायरेक्ट मटेरियल में हमें या तो क्वेश्चन में ये डायरेक्टली दिया होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, या कई बार हमें क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि फ्रेट है। तो फ्रेट के केस में हमने देखना है अगर वो फ्रेट इनवर्ड है तो ऑटोमेटिकली हमें वो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद कई बार हम मटेरियल जो बाय करते हैं उसकी इंश्योरेंस भी करवाते हैं, तो अगर कोई ऐसा इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर है तो वो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आ जाएगा। फिर इसमें से हमने जो माइनस करना होता है, कई बार हम देखते हैं कि मटेरियल की कॉस्ट इतनी दी होती है लेकिन हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया होता है, तो उस ट्रेड डिस्काउंट को हमने एडजस्ट करना है। फिर अगर इसी मटेरियल को जब हमने परचेज किया उस टाइम पे अगर हमने कोई ना कोई ड्यूटी दी हुई है या कोई ना कोई टैक्सेस दिए हुए हैं तो वो सारे के सारे डायरेक्ट मटेरियल की कंपोजिशन में आ जाते हैं। फिर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं दैट इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के केस में एक तो डायरेक्टली आपको वर्ड दिया होता है वेजेस एंड सैलरी। इसके अलावा कई बार कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो कुछ इंसेंटिव्स भी देते हैं, अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको ज्यादा सैलरी मिल ज्यादा वेजेस मिलेंगी, तो उस केस में हमें वो इंसेंटिव्स को भी ऐड करना पड़ता है। कभी कभी ओवर टाइम के भी पैसे मिलते हैं, कभी कभी बोनस भी देता है एम्प्लॉयर, और कई बार एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट भी करता है कोई वेलफेयर फंड को, तो अगर इस तरह का कोई खर्चा है तो वो भी डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। उसके बाद अगर सपोज कोई और सब्सिडी फूड वगैरह उनको फ्री में देता है या सपोज उनको कोई और कंसेशनल कपड़े देता है तो उस तरह के भी जो खर्चे हैं वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो जो भी फैक्ट्री में पावर, फ्यूल या स्टीम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस यूज होती है, इसका ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस यूज होती है तो वो सारा जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। उसके बाद फिर अगर सपोज हमने कोई मशीनरी रेंट पे दी हुई है उसके रेंट का खर्चा होता है, ठीक है। फिर अगर हमने कोई टेक्निकल असिस्टेंस ली हुई है, कोई ऐसा बंदा हमने रखा हुआ है या हमने कोई टेक्निकल नो हाउ खरीदा हुआ है जिसकी हम मंथली या एनुअली पेमेंट करते हैं तो वो वाला खर्चा आ जाएगा।
उसके बाद अगर कोई पेटेंट लिया हुआ है तो उस तरह के कोई खर्चे हैं तो वो खर्चे आ जाएंगे। तो उसके बाद अगर हमें सपोज कोई डिजाइन हमने मटेरियल का या प्रोडक्ट का लिया हुआ है और उसके बिहाफ पे भी हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो वो भी कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगी। तो जो हमारा पहला कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले तो चीज हमने ये ध्यान में रखनी है कि इसमें तीन चीजों को ऐड करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉयज और या डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। अब फर्दर डायरेक्ट मटेरियल में कुछ चीजें आ सकती हैं, वो चीजें हमने ध्यान में रखनी है। फिर डायरेक्ट लेबर में कुछ चीजें आ सकती हैं, उन सब चीजों को क्लब करके लिखना है। और तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ चीजें आ सकती हैं, उनको क्लब करके रखना है। तीनों का टोटल कर दिया, 1/4 का तक कॉस्ट शीट हमारी बन गई, दैट इज हमारी प्राइम कॉस्ट निकल गई। लेकिन अब कई बार ऐसे क्वेश्चन में आता है कि आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं बताया होता, आपको बताया होता ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, इतना मटेरियल परचेज किया, उसके बाद ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो उस केस में हमें मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना पड़ता है। तो वो मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालेंगे? इट इज सिमिलर टू हाउ वी डिड इन आवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसका क्या फॉर्मूला है? दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, उसमें ऐड कर दो अगर कुछ परचेजेस हैं, और उसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, तो जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो आएगा। ये याद रखना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हम मटेरियल कॉस्ट लिखेंगे तो मटेरियल कंजम्पशन की कॉस्ट लिखनी है, हमने ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस वाली कॉस्ट नहीं लिखनी है। तो अगर दिया हुआ है डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम तो डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम लिखना है। अगर हमें डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया हुआ तो उस केस में हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस दी होंगी, तो सबसे पहले हमें मटेरियल कंज्यूम निकालना है। और उसके साथ फिर हमने लेबर को ऐड कर देना है और उसके साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है। तो एक्सपेंसेस और लेबर की अगर हमने क्वेश्चन में देख लेना है, अगर एक ही हेड के अंदर दिया हुआ है तो वो सीधा ऐड कर देना है। अगर कुछ ऐसे चार पांच चीजों के नाम दिए हुए हैं तो सबका टोटल करके हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में डाल देना है और इसी तरह एक्सपेंसेस का डाल देना है। उसके बाद जो अगली हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें उससे पहले फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है व्हेन वी ऐड फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट एंड ओवरहेड्स इन आवर प्राइम कॉस्ट। इसका मतलब ये प्राइम कॉस्ट जो मैंने यहाँ पे निकाली थी, ये तो हमने निकालनी ही निकालनी है। जब इसमें हम फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो जो फिगर ये जो नीचे हमारे पास आई है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। तो प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है दैट इज वर्क कॉस्ट। उसमें जब हम ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से खर्चे हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाते हैं। तो हम बात करेंगे कौन कौन से खर्चे हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाते हैं। तो सबसे पहले जो खर्चा आ जाता है वो आता है हमारा इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है अगर हमने फैक्ट्री में लेबर के अलावा, जो कि हम नॉर्मली रखते हैं या सुपरवाइजर रखा होता है, तो उसका उसकी जो सैलरी है वो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट में आ जाती है। फिर हमने फैक्ट्री बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी करवाई होगी, तो उसका जो खर्चा है, तो उसके जो फिक्सचर्स हैं उनकी करवाई होगी। फिर हमने कोई टूल बॉक्स भी खरीद के रखा होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर सपोज कई कंपनी, बड़ी कंपनी होती है, उनमें टूल बॉक्स नहीं खरीदते, उनका एक टूल रूम होता है, तो वो टूल रूम को मेंटेन करने के लिए भी लोग होते हैं, उसके लिए भी इंजीनियर रखे होते हैं, तो उनका खर्चा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन भी हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट में आती है। तो जब इस तरह के खर्चे प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड कर दिए जाते हैं तो हम उनको वर्क कॉस्ट कह देते हैं। अब वर्क कॉस्ट में अगर हम ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है वो गुड्स जो अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बने, ना ही वो रॉ मटेरियल। जैसे एक पूरा प्रोडक्ट है, जैसे सपोज हम अगर एक शर्ट की बात करें, तो शर्ट है, उसका कॉलर काट के रख दिया, उसकी स्टिचिंग वगैरह हो गई, लेकिन अभी उसका बटन नहीं लगा। ठीक है, तो अगर बटन नहीं लगा तो इसका मतलब अभी वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना, वो अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना, वो हमारी वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है। तो हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करते हैं। इनको करने के बाद जो कॉस्ट हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम कुछ और खर्चे जिनको हम ऑफिस एक्सपेंसेस कह देते हैं, उन खर्चों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वो खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला जो खर्चा हो सकता है दैट इज हमने गुड्स की क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो क्वालिटी मेंटेन करनी है तो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, तो वहां पे हमारा कुछ खर्चा होगा, कोई बंदा वहां पे आपने एम्प्लॉय करके रखा होगा, कोई पर्टिकुलर उसको किसी सिस्टम से निकालोगे
उसका क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, तो वो जो खर्चा वहां पे होता है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। उसके बाद फिर इसके प्रोसेस से रिलेटेड हम ये हमेशा ये चाहते होते हैं कि और ज्यादा इंप्रूव करें, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चलती रहती होती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो चलती रहती होती है ताकि और बढ़िया प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा डेवलप होता रहे, तो इस तरह का अगर कोई रिसर्च और डेवलपमेंट खर्चा है तो वो भी हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। उसके बाद फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी लोग रखे हुए हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसको उनकी जो सैलरीज हैं वो सारा जो खर्चा है वो डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालते हैं पैकिंग कॉस्ट। यहाँ पैकिंग कॉस्ट ये नहीं है कि हमने प्रोडक्ट को ब्यूटीफाई करना है। एक प्रोडक्ट की नॉर्मल पैकिंग कॉस्ट होती है, जैसे सपोज अगर हम सपोज हाजमोला की गोलियां लें, तो हाजमोला की गोलियां जो हैं वो नॉर्मली या तो एक पाउच में पैक होंगी या बॉटल में पैक होंगी, तो वो जो उस बॉटल का या उस पाउच का जो खर्चा है वो यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर सपोज हम बात करें कोई भी लिक्विड है, जैसे शैम्पूज होते हैं, तो शैम्पूज भी या तो पाउच में आते हैं या बॉटल में आते हैं, उसके बिना वो प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस तरह का जो भी पैकिंग मटेरियल है, जो भी वहां पे खर्चा होता है, उसको पैकिंग कॉस्ट में डाल देते हैं। जब हम ये सारी कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है उस फिगर को कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जब हम इसमें दो चीजें ऐड कर देते हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो जो फिगर हमें आती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब अगर आप देखो तो इट इज अ कॉस्ट जो हम गुड्स सेल करने लगे हैं उनकी एक्चुअली में कॉस्ट कितनी है। ठीक है, और अगर हमने इसके ऊपर एक लाइन लिखनी हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज दैट कॉस्ट विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एडजस्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हमने जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कुछ खर्चे ऐड कर दिए जो हमारी सेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो व्हेन वी ऐड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम कहते हैं सेलिंग के लिए जो जरूरी है, तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसमें हम कौन कौन से खर्चे ऐड कर देते हैं, इसमें हम सबसे पहले जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारी मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसकी जितनी भी तनख्वाह है वो सारी जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है उसको हम उसके बाद उसमें सेलिंग ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं। हम सेलिंग ओवरहेड्स कौन कौन से हो सकते हैं, अब मान लीजिए जब आप सेलिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेल्समैन को रखना है, तो सेल्समैन को जो भी आप सैलरी दोगे, सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोग आपने एम्प्लॉय किए हुए हैं उनकी जो सैलरी है, फिर जो सेल्स डिपार्टमेंट है उनको आपने एक ऑफिस भी दिया होगा, उस ऑफिस की जो कॉस्ट है उसकी जो डेप्रिसिएशन पड़ेगी, या उसकी कोई मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस की कॉस्ट। उसके बाद फिर अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, कोई वेबसाइट है ऑनलाइन सेल के लिए रखी हुई है, या किसी के साथ टाई अप किया हुआ है, वो टाई अप के बाद आपको उसको कोई मंथली या एनुअली कोई खर्चा देना पड़ता है, तो वो सारा का सारा आपका सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद फिर कई बार आपको गुड्स की बड़ी आई कैचिंग पैकिंग करनी पड़ती है, तो ये और जो पहले हमने पैकिंग कॉस्ट की थी उन दोनों में एक प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब ये है कि इसके बिना जो आपका गुड्स जो भी प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर ही नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आएगा तो वो खराब हो जाएगा। ये जो पैकिंग कॉस्ट यहाँ पे है ये आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कुछ कई बार डिफरेंट तरह की पैकिंग करनी पड़ती है। कई बार आपको ये पैकिंग करनी पड़ती है 3 का कॉम्बो है, 4 का कॉम्बो है। ठीक है, तो इस तरह की जो आपकी पैकिंग एक्सपेंडिचर है। फिर दूसरी जो है, अगर आपने बल्क में किसी को सामान भेजना है तो उस टाइम पे आपको वो बहुत बड़ा कंटेनर या बहुत बड़ा बॉक्स बना के पैक करना पड़ता है, तो इस तरह की जो पैकिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाती है। उसके बाद फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का मतलब है जब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी इंश्योरेंस का खर्चा, उसके बाद जो भी लोग उसके लिए हायर किए हुए हैं, और अगर सपोज हमने उसके लिए कोई डिलीवरी वैन रखी हुई है तो डिलीवरी वैन की जो डेप्रिसिएशन है, उसके जो पेट्रोल एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे खर्चे आ जाते हैं। तो इनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास फिगर आती है उस फिगर को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब हमें इसको सेल्स से कंपेयर करना है। अगर सेल्स की फिगर ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। अगर सेल्स की फिगर कम है और कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर ज्यादा है, इसका मतलब हमें लॉस हो गया। और कई बार एग्जामिनर आपको ये भी कह देता है, टोटल कॉस्ट आपको सारी दी हुई है, एंड में ये कहा गया होता है कि आपको नंबर ऑफ यूनिट्स 50,000 थे, तो कॉस्ट ऑफ सेल मान लीजिए हमारी 5 लाख आ रही है और नंबर ऑफ यूनिट हमारे 50,000 है, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स हम उसको डिवाइड करके निकाल देंगे।
ठीक है, तो एक बार मैं फिर दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ, और अगले सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम एक कॉस्ट शीट का डिटेल परफॉर्मा देखेंगे। ये मैंने बाइफरगेट करके आपको परफॉर्मा दिखाया था, हम पूरा परफॉर्मा देखेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहला जो है, जब हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट, तो सबसे पहली जो फिगर आएगी दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल में आपको बता दिया कि ये मटेरियल की कॉस्ट में इंक्लूड हो सकता है, कोई अगर आपने फ्रेट है, कोई आपकी इंश्योरेंस है, वो ऐड हो सकती है। तो उसमें जब आप डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दोगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे, तो पहली फिगर आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो दिस इज द फर्स्ट फिगर विच यू हैव टू हाईलाइट इन योर कॉस्ट शीट। उसके बाद जब इस प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे, तो जो फिगर हम हाईलाइट करेंगे उसको वर्क कॉस्ट कहेंगे। उसमें जब हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट कर देंगे, तो हम इसको नेट वर्क कॉस्ट कहेंगे। फिर हमने जितने भी रिसर्च डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड विद प्रोडक्शन, इनको ऐड कर देना है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड कर देनी है, जो फिगर हमारे पास आएगी दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जब हम इसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो फिगर आएगी दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर जब हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी खर्चे हैं, ये सारे खर्चे ऐड कर देंगे, जो फिगर आएगी वो हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन डाल देता है कि इसमें से कॉस्ट शीट बनाओ, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर पे ही पेंसिल से बाइफरगेट कर लेना है कि कौन सा खर्चा कहाँ जाए। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है, एक खर्चा अगर आपको लगता है कि ये खर्चा हमें नहीं पता, ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा या नीचे सेलिंग में जाएगा, तो आपने उस खर्चे को सर्कल कर देना है, बाकी सब की कॉस्ट शीट बना देनी है, और फिर उसके ऊपर फिर दोबारा एक थॉट देना है, और फिर नीचे एक नोट लिख के आना है कि इस खर्चे को हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन माना है, या इसको हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिगार्डिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मानना है, ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो इस बात को क्लियरली समझ ले कि आपको ये बात पता थी कि एक्चुअली में कॉस्ट शीट कैसे बनती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर रिगार्डिंग द कॉस्ट शीट। अगले सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करना है, और हम ये भी देखेंगे कलेक्टिवली एक कॉस्ट शीट का परफॉर्मा कैसे बनता है। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।